ललिता घबराई हुई थी क्योंकि उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज वो अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। गंगा गंगा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं ललिता, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने गौरी से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। ललिता, मेरी गौरी मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ भी नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। गंगा, मेरे ऊपर तेरे बहुत एहसान है, तू चिंता मत कर। गौरी मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे युवराज से गौरी की शादी करवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी गंगा। और देखना, हम दोनों सहेलियाँ मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ही कैसी बातें कर रही हो? माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आंटी जी, माँ को बोलिए ना कि ऐसी बातें ना करें। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर जल्दी आइए, गंगा कुछ बोल नहीं रही है। I'm sorry, she is no more. आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी? गौरी मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। आ मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। गंगा, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूँगी। ललिता अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से गौरी को लेकर दिल्ली आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय। ये लो गौरी, तुम भी चाय पी लो। ललिता, हमें युवराज से इस बारे में जल्दी बात करनी चाहिए। किस बारे में बात कर रही हो माँ जी? मेघा बहू, हम युवराज और गौरी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, युवराज भैया कभी भी गौरी के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है, वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच में खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। मेघा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा युवराज मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को युवराज ऑफिस से जब आता है तो ललिता युवराज से बात करती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? उसकी कद काठी देखी है? कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूँगा, मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। युवराज, पहन ओढ़ कर गौरी बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, गौरी की माँ गंगा ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी, और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा? बड़ी मुश्किल से युवराज शादी के लिए मान जाता है। युवराज और गौरी की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। युवराज, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ अनीता है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा युवराज जी, ये गौरी जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। गौरी जी, आपको थोड़ा झुक कर खड़ा होना पड़ेगा। या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। युवराज मेरे दोस्त, अच्छा है, जब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना है। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। युवराज गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आप मेरे दोस्तों के बीच में मेरी इंसल्ट करवा रही हैं। गौरी की हाइट इतनी लंबी है कि सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ जी की बात को। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी छोटी बहन सुहासिनी आपको बहुत पसंद करती है। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर आपने तो मेरी बातों को सुना ही नहीं। इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मेघा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और युवराज, गौरी तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, इस स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यही रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। राजू, निशा, अपनी चाची को तंग मत करो। और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं।
मेघा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। मेघा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर ली है युवराज के लिए। जिधर देखो गौरी की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस दुबे। ये ललिता जी को इतनी लंबी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। युवराज में कमी ही क्या थी? देखने में तो हैंडसम है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा ही है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल के लोग अपना ही फायदा ढूंढते हैं। देखा तुमने, इतना मजाक बना रखा है हमारा इस गौरी ने। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था, उन्हें देवर जी की परवाह ही कब थी। मेरी सुहासिनी। मेघा, अब फिर से तुम शुरू मत हो जाना सुहासिनी का नाम लेकर। कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को गौरी से चिढ़ थी। युवराज, मेघा, आनंद तीनों गौरी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। गौरी, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। युवराज, मेघा बहू और आनंद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। गौरी ललिता के गले लग जाती है। गौरी अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज स्कूल वैन वाले भैया नहीं आएंगे। मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी, आप स्कूल जा रही हैं, तो क्या आप मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। दिल्ली शहर मेरे लिए नया है, तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी में ले आऊंगी। तुम अपने आप घर वापस आ जाना। मेघा गौरी को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहाँ से आने का अब एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे मेघा जी, आपका बेटा राजू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है। हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए, निशा को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी से नीचे उतारा जाए। क्या मेरा राजू वॉशरूम में बंद हो गया है? अरे मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम, आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो आप मुझे दे दीजिए। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी टीचर्स और पेरेंट्स गौरी को देखते रह जाते हैं। गौरी एक सीढ़ी पर चढ़कर नीचे बालकनी में पहुंच जाती है। गौरी लंबी थी, इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह से बालकनी की खिड़की खोलकर राजू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी जी, आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली है। मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेघा और गौरी बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर मेघा घर वालों को सारी बात बताती है और वो गौरी से भी माफी मांगती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है। मुझे माफ कर देना। भाभी, प्लीज आप मत रोइए। देखिए, राजू बिल्कुल ठीक है।
आनंद और युवराज गौरी को गलत बोलने पर शर्मिंदा थे और उस दिन के बाद से गौरी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सेठ रामकिशन शहर के जाने माने रईस थे। उनके बड़े बेटे सुरेश की शादी विनीता से हुई थी। छोटा बेटा रघु भी शादी लायक था, पर उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी, जिसका समाधान लेकर आज पंडित जी घर पर आए हुए थे। चिंता की कोई बात नहीं है सेठ जी, लड़की बिल्कुल हमारे रघु के साथ मेल खाएगी। कद काठी भी रघु बेटा की तरह छोटी है। वो लोग भी अपनी बेटी सिंड्रेला के लिए छोटी हाइट का लड़का ही ढूंढ रहे थे। मंदिर में मेरी मोहन जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे लड़के के लिए लिखवा दिया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रघु का ही नाम आया था, तो सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया पंडित जी, मैं तो कब से आपको रघु के लिए कोई लड़की बताने के लिए कह ही रहा था। आप कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है? सुनो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। सेठ जी, बस एक परेशानी है। कैसी परेशानी पंडित जी? लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पर बहुत ही शरीफ हैं, खानदानी हैं। पंडित जी, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि लड़की के परिवार वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और फिर रघु के लिए कब से हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। रघु की हाइट कम है, उसे लेकर हम बहुत चिंता में थे। अगर अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं और सेठानी कल ही लड़की को देखने जाएंगे। तब ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। पंडित जी बात पक्की करके चले जाते हैं। तभी विनीता अपने पति से कहती है, सुनो जी, सुना तुमने? रघु भैया की शादी एक गरीब परिवार में होने जा रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है। घर की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं है। विनीता, माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम जानती हो ना, रघु बचपन से ही बौना है। उसके लिए बौनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया हुआ रिश्ता सेठ और सेठानी को पसंद आ जाता है और सिंड्रेला उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। सिंड्रेला कद में भले ही छोटी थी, पर देखने में वो बहुत सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को और निखारते थे। रघु और सिंड्रेला एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। माँ, बाबूजी, मैं सिंड्रेला को अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहा था। हाँ बेटा, जरूर जाओ। आखिर बहू को भी अपने घर और व्यवसाय का पता होना चाहिए। दिखा लाओ। मुझे तो तुम आज तक नहीं लेकर गए। ये कल की आई लड़की सही है। देवर जी उसे अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहे हैं। विनीता, मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, तुम खुद ही टाल देती हो। सिंड्रेला बहू, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत सुंदर हैं, जो तुम्हारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है जैसे घर में रौनक आ गई है। बहू, वो पीली वाली साड़ी पहनना, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है। और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार हमारी फैक्ट्री जा रही हो तो सब लोग मिलते हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी नई बहू हम लाखों में एक ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। सिंड्रेला को सबके साथ घर में घुलता मिलता देखकर विनीता उससे जलने लगती है। इस सिंड्रेला का तो कुछ करना ही होगा। ये बॉनी बहुत तेज है। अगर मैं इसके बाल खराब कर दूं, तो ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहेगी। हाँ, मैं इसके बाल खराब कर दूंगी। फिर क्या था,
एक शाम जब सिंड्रेला सो रही थी तो चोरी से विनीता ने उसके बालों में एक ऐसा पदार्थ लगा दिया जिससे सिंड्रेला के बाल आपस में चिपक गए और किसी भी इलाज, किसी भी शैम्पू से वो बाल ठीक नहीं हुए। आखिर में सिंड्रेला को अपने सारे बाल उतरवाने पड़े। माँ जी, मेरे बाल बहुत सुंदर थे, पता नहीं मेरे बालों में वो चिपकन कैसे लग गई जिससे मेरे सारे बाल चिपक गए और वो ठीक ही नहीं हुए। मैं कब तक ऐसे रहूंगी? मन छोटा मत करो बहू, कुछ दिनों में तुम्हारे बाल दोबारा लौट आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तेरे बाल कभी भी वापस नहीं आएंगे। फिर विनीता की बात सच हुई। जैसा विनीता ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिंड्रेला के बाल वापस नहीं आ रहे थे। एक दिन सिंड्रेला परेशानी की हालत में अपने घर की छत पर बैठी थी। सिंड्रेला को चिड़ियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो उन्हें रोजाना दाना पानी डाला करती थी। उन्हीं में से एक चिड़िया सिंड्रेला से बोली, सिंड्रेला दीदी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम बहुत उदास हो। अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलती हो। हाँ सिंड्रेला दीदी, हम सभी चिड़िया इंसानी भाषा बोल लेती हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। तुम अच्छी हो, इसीलिए मैंने तुमसे इंसानी भाषा में बात की। दीदी, मुझे बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? शायद तुम्हारी परेशानी हम दूर कर सके। मेरे बाल बहुत सुंदर थे, पर ना जाने कैसे किसी पदार्थ से चिपक गए और उन्हें कटवाना पड़ा। अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। मैं गंजी हो गई हूँ। मैं अपने इस रूप के साथ बाहर कैसे जाऊँ? बस इतनी सी बात। तुम अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो मेरा जादू। चिड़िया के कहने पर सिंड्रेला अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते ही देखते सिंड्रेला के सर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। उन सुनहरे बालों में सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी आंखें खोलो दीदी, देखो तुम्हारे सर पर बाल आ गए हैं। सोने के बाल, सुनहरे बाल। हाँ, ये तो सच में सुनहरे बाल हैं, सोने के बाल हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब ये तो सुनती जाओ कि तुम्हारे बाल खराब किसने किए हैं। तभी सिंड्रेला की सास छत पर आ जाती है। वो भी चिड़िया की बातें सुन लेती है। सिंड्रेला दीदी, तुम्हारी बाल तुम्हारी अपनी जेठानी विनीता ने ही खराब किए हैं। वो तुमसे जलती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी गलत हरकत की है। क्या विनीता भाभी ने ऐसा किया? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिंड्रेला बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हम इंसानों से अच्छे तो ये पक्षी जानवर हैं, जो किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें दाना पानी डालती हो और आज बदले में देखो इन्होंने तुम्हारी मदद की। पर विनीता बहू ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। सेठानी नीचे जाती है और सारी बात घर वालों को बता देती हैं। विनीता, तुम इतना गिर जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? तुम्हें तो सिंड्रेला को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। विनीता भाभी, अगर सिंड्रेला चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी। वो तो छोटी हाइट की है, आपकी हाइट तो बिल्कुल ठीक है, पर वो तो आपसे नफरत नहीं करती। मैं भी छोटी हाइट का हूँ, फिर तो आप मुझसे भी नफरत करो, मुझे भी नुकसान पहुँचा दो। मैं इस घर में ही नहीं रहूँगा।
नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो देवर जी, मैं जलन में अंधी हो गई थी। ये घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विनीता सभी घर वालों से माफी मांगती है। सिंड्रेला के कहने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से सिंड्रेला सोने के बालों वाली बहू बन जाती है। उसके बालों को जो भी देखता उसकी बहुत तारीफ करता। सिंड्रेला बहुत खुश थी कि उसके बाल फिर से लौट आए थे। कहते हैं ना कि व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसे सिंड्रेला को उसकी दयालुता का फल चिड़िया रानी ने दिया। पत्नी चंपा के गुजर जाने के बाद अपनी 5 साल की बेटी नायरा की देखभाल करने के लिए बंसीलाल ने कोमोलिका नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कोमोलिका की पहले पति से सृष्टि नाम की एक बेटी थी। कोमोलिका बहुत ही लालची औरत थी। उसने बंसीलाल से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में ही की थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब नायरा और सृष्टि बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के बाद नायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, जिस वजह से उसकी सौतेली बहन सृष्टि नायरा की खूबसूरती से बहुत जलती थी। कोमोलिका और सृष्टि दोनों नायरा से बहुत नफरत करती थी। माँ, मुझे नायरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे, मैं तो इसे ऊपर पहुँचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं माँ? बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर जाने दो, उसके बाद हम नायरा को रास्ते से हटा देंगे और कुछ ही दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज होगा। एक दिन नायरा को देखने के लिए रणबीर नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रणबीर दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही सृष्टि उसके प्यार में दीवानी हो गई और अपनी माँ के पास जाकर उससे बोली, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर रणबीर और उसके घर वाले नायरा को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर कोमोलिका और सृष्टि गुस्से से जलने लगती हैं। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी मेरे हैंडसम राजकुमार रणबीर से हो जाएगी। तो फिक्र मत कर बेटी, मैं रणबीर की शादी नायरा के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नायरा के पिता बंसीलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। ये देखकर कोमोलिका मन ही मन बहुत खुश हुई। सुना है जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। यही अच्छा मौका है नायरा को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा को बुलाया और उससे कहा, अरे ओ नायरा, नायरा जरा इधर तो आना। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़ कर ले आ। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीस कर लगाने से कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है और आज तो मेरा बर्थडे भी है। आज तेरा बर्थडे है तो क्या हम नाचे? ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी से जंगल जा और फूल लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नायरा ना चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा सृष्टि कर रही है। नायरा जैसे ही नदी के किनारे बैठकर नीले रंग के फूल तोड़ने लगी, तभी सृष्टि ने पीछे से नायरा को जोर का धक्का दे दिया और नायरा नदी में जा गिरी। अरे बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गई, प्लीज मुझे बचाओ। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए सृष्टि घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ नायरा नदी में बहते बहते बहुत दूर चली गई। फिर जब नायरा को होश आया तो उसने अपने आप को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे नदी में एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया।
उस पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्थडे केक लटक रहे थे। घबराओ नहीं नायरा, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम हैरान हो रही होगी ना कि एक पेड़ नदी में कैसे रह सकता है और वो कैसे बोल सकता है। हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हें किसने जान से मारने की कोशिश की और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लो और उसे काट कर अपना जन्मदिन मनाओ और उसे खाओ, फिर उसका कमाल देखो। फिर नायरा ने जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लिया। फिर नायरा उस बर्थडे केक को काटती है और उस बर्थडे केक को खाने लगती है। जैसे कि पेड़ ने कहा था, वो जादुई बर्थडे केक खाते ही नायरा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके पहने हुए कपड़े भी सोने में बदल गए। नायरा, अब तुम अपने घर जाओ। ये जादुई बर्थडे केक तुम हमेशा अपने साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा करेगा। नायरा पेड़ का धन्यवाद करके जादुई बर्थडे केक लेकर घर लौटी। नायरा को सही सलामत आता देख दोनों माँ बेटी हक्की बक्की रह गयी। अरे ये कलमोही बच कैसे गई? माँ, ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहे हैं। अरे हाँ, लगता है जंगल में इसे कोई जादुई चिराग मिल गया। अब मेरा क्या होगा? अब रणबीर के साथ मेरी शादी कैसे होगी? तुझे रणबीर की पड़ी है। पहले हमें इस नायरा की बच्ची के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है। चलो, अब मैं जाकर पता लगाती हूँ। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा से कहा, अरे नायरा बेटी, तुम आ गई। देखो तो मेरी कमर में कितना तेज दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे फूल मंगवाए थे, तुम लेकर नहीं आई क्या? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई? और तुम्हारे कपड़े, मेरा मतलब है सोने के कपड़े, तुम्हें कहाँ से मिले? कोमोलिका की बातों में आकर नायरा ने जादुई बर्थडे केक के बारे में उसे सारी सच्चाई बता दी और फिर दोनों ने जादुई बर्थडे केक हथियाने की सोची। और रात होते ही कोमोलिका ने चुपके से नायरा के कमरे में जाकर जादुई बर्थडे केक को चुरा लिया। जल्दी से इस बर्थडे केक को खा लेते हैं, फिर हम जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे और उन दोनों बाप बेटियों को घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, पहले ये जादुई बर्थडे केक मुझे खाने दो। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है और रणबीर से शादी करके उसकी दुल्हनिया भी तो बनना है। फिर उन दोनों ने बारी बारी जादुई बर्थडे केक को खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। जादुई बर्थडे केक खाने के कुछ देर बाद दोनों की शक्ल चुड़ैल में बदल गई। तभी सृष्टि अपनी माँ से बोली, अरे माँ, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है? मेरी छोड़, तू अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। जब दोनों ने अपनी अपनी शक्ल आईने में देखी तो वो चिल्ला उठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी जादुई बर्थडे केक हवा में उड़ने लगा और उससे आवाज आने लगी, तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों अब हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर बाकी जिंदगी जंगलों में ही बिताओगी। अब देख क्या रही हो, भागो यहाँ से। अब जंगल में झिंगा लाला करते हुए अपना जीवन बिताना। फिर वो दोनों माँ बेटी मुँह छुपाकर जंगल की ओर भाग जाती हैं और जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर नायरा की शादी रणबीर के साथ हो जाती है। फिर नायरा रणबीर के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।